आइए आपको बताएंगे कि श्रद्धा का जो शव के टुकड़े हैं वो एक सूटकेस में मिले, क्या वो श्रद्धा के? लेकिन उससे पहले मैं दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली तस्वीर प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं एम्बियंस दीजिए। ये शख्स कह रहा था मैं 36 टुकड़े कर दूंगा। आफ्ताब ने तो 35 किए हैं, मैं 36 कर सकता हूं। इसके साथ क्या हुआ, टुकड़े भी कर देता। ये देखिए 36 टुकड़े भी कर देता। अगली तस्वीर दिखाई जरा इनकी। योगी के यूपी में इन्होंने बयान दिया था, अब देखिए अपनी जगह पहुंच गए। सलाखों के पीछे 36 टुकड़ों की बात कर रहे थे, जेल पहुंच गए। योगी राज में ऐसी बात करना भी अपराध की श्रेणी में, ऐसी सोच रखना भी क्राइम। अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर में गोली चली है, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस स्क्रीन लीजिए, ये देखिए जरा, 2 लोगों की शाहजहांपुर में गोली चली, इसमें 2 लोगों की जान चली गई। आज की बड़ी खबर यह कि सूटकेस में श्रद्धा के टुकड़े हैं। क्या एक सूटकेस बरामद हुआ है? क्योंकि पुलिस अलग अलग जगह श्रद्धा के शव के टुकड़े ढूंढ रही है। आफ्ताब ने कहां फेंका है और जहां से भी जानकारी मिल रही है वो दिल्ली पुलिस को दी जा रही। आज एक सूटकेस बरामद हुआ है, तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये है सूटकेस, नीले रंग का सूटकेस आप देख रहे हैं। इसमें एक पैकेट था। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इसलिए धुंधला किया गया। कुछ हड्डियां भी हैं जो इस सूटकेस में थी। ये सूटकेस बहुत पहले फेंका गया है। क्या श्रद्धा के शव के टुकड़े सूटकेस में है? जंगल में सूटकेस फेंका गया, आफ्ताब के ऑफिस के भी नजदीक है, आफ्ताब के घर के भी नजदीक है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, इस सूटकेस को पुलिस लेकर जा रही है। जंगल से पुलिस लेकर गई है इस सूटकेस को और दिल्ली पुलिस को भी जानकारी दी है। ये आप देख रहे हैं, क्या इस सूटकेस में श्रद्धा के जो 35 टुकड़े आफ्ताब ने किए थे वो टुकड़े इस सूटकेस में फेंके थे? क्या इस ब्रीफकेस में श्रद्धा की ही बॉडी है? ये रिपोर्ट देखिए जरा। दिल्ली पुलिस श्रद्धा के 35 टुकड़ों को घर से जंगल और तालाब से समंदर तक खोज रही है। लेकिन आफ्ताब के घर से कुछ किलोमीटर दूर पुलिस को जंगल में एक नीले रंग का बैग मिला है। जब इस बैग को खोला गया तो पुलिस के होश उड़ गए। इसमें शव के टुकड़े रखे हुए थे। क्या बैग में श्रद्धा के शव के टुकड़े रखकर आफ्ताब ने इसे फेंका था? शव के टुकड़ों से भरा यह बैग आफ्ताब के छतरपुर घर से 28 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में मिला है। क्या आफ्ताब ने ही रात के अंधेरे में घर से निकलकर इस बैग को ठिकाने लगाया? यह आफ्ताब ने गुरुग्राम में अपने ऑफिस के रास्ते में शव के टुकड़ों से भरा बैग फरीदाबाद में झाड़ियों के बीच डाल दिया। पुलिस ने इस बैग को खोला तो अंदर सड़ी हुई लाश के टुकड़े मिले और शरीर की हड्डियां बरामद हुई हैं। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है। क्या इस बैग में श्रद्धा के ही शव के टुकड़े हैं? आफ्ताब ने ही इसे यहां फेंका है? जांच के बाद यह तस्वीर साफ होगी। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पुलिस को कैसे पता चला कि एक बैग है। पुलिस अब आगे क्या करने वाली है, क्या इसमें श्रद्धा के ही शव के टुकड़े रखे गए, पुलिस को इंफॉर्मेशन कैसे मिली? ये आप देख रहे हैं, ये जो बैग आप देख रहे हैं यही वो बैग है जो बरामद हुआ है, जिसे लेकर गई है पुलिस। श्रद्धा के शव के कई टुकड़े अब तक बरामद हो चुके हैं और फरीदाबाद में एक सूटकेस में शव के ये टुकड़े मिले हैं। सूटकेस में मिले टुकड़े श्रद्धा के हो सकते हैं। शव को प्लास्टिक की थैली में और बोरी में लपेट कर ले जाया गया। सूटकेस के पास से कपड़े और एक बेल्ट भी बरामद की गई है और आसपास के पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। इसके बाद
गुरुग्राम से करीब 42 किलोमीटर दूर सूरज कुंड का जंगल है। उस जंगल में यह बैग मिला है। पोस्टमार्टम से यह साफ होगा ये टुकड़े श्रद्धा के ही हैं या किसी और के। शव के टुकड़े बहुत पुराने बताए जा रहे हैं क्योंकि आफताब ने भी श्रद्धा की हत्या मई में की है। क्या उसके कुछ वक्त बाद इस बैग में शव के टुकड़े रख के फेंके आफताब ने? फरीदाबाद पुलिस ने कई सैंपल अलग रखे हैं। दिल्ली पुलिस इसका डीएनए टेस्ट भी करवा सकती है। महरौली के जंगल से श्रद्धा का जबड़ा भी मिला था, आपको याद होगा। अब तक 18 हड्डियां बरामद की गई हैं और श्रद्धा का सिर अब तक बरामद नहीं हुआ, उसकी तलाश है। मैदानगढ़ी के तालाब में सिर की तलाश कर रही है पुलिस, पानी निकलवा रही है। हत्या में इस्तेमाल आरी भी अब तक नहीं मिली है पुलिस को। श्रद्धा और आफताब का मोबाइल भी नहीं मिला है। अब तक की सारी जांच डीएनए पर टिकी हुई है। अगर डीएनए टेस्ट में श्रद्धा के शव की पुष्टि नहीं हुई तो जांच एजेंसी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं। जिस पुलिस ने ब्रीफकेस को बरामद किया है वो श्रद्धा का शव का भी शक जता रही है। दिल्ली पुलिस को बताया है कि एक ब्रीफकेस मिला है जिसमें इस तरह के बॉडी पार्ट्स हैं। सुनिए जरा। डेड बॉडी, लावारिस डेड बॉडी की सूचना मिली थी जिस पर हम आए हैं। एफएसएल की टीम आई है अब और हमारी क्राइम ब्रांच भी टीम आई हुई है, इसका निरीक्षण कर रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन का मैटर है भाई, ये जेंट्स की है या लेडीज़ की अभी ये पता नहीं लग पा रहा क्योंकि कम से कम ये 1.5-2 महीने की डेड बॉडी लग रही है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किस कहाँ से क्या कोई मिसिंग पर्सन है क्या है, ये आफ्टर पोस्टमार्टम ही पता लगेगा। और जो एफएसएल की टीम आई है उसने इसका किया कि 1.5-2 महीना पुरानी डेड बॉडी है। पूरी बॉडी तो नहीं है ये ना, पूरी बॉडी लग नहीं रही है। अभी पोस्टमार्टम में पूरी क्लियर कहानी होगी भी कैसे, कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो 100% है कि बाहर से जो नई डेड बॉडी ला के यहाँ प्लांट की हुई है, ये तो 100% है। बॉडी पार्ट्स में क्या सिर भी मिला है क्या? ना, अभी सिर गायब है, सिर नहीं है उसका। ये क्या निचला धड़ा है, निचला हिस्सा है, क्या है? हाँ, इसमें अभी पता नहीं लग पा रहा कि भाई हाथ है या पैर है क्योंकि बॉडी पे मांस नहीं है, सिर्फ हड्डी है। जहाँ जहाँ इसकी डेड बॉडी का, जैसे दिल्ली में आपने बताया, तो वहाँ से उस एंगल से भी दौड़ के देखेंगे। हमने उनको भी, दिल्ली वालों को भी इन्फॉर्मेशन दी है और वो भी टीम आने लग रही है, वहाँ के भी SHO और ACP, वो हर एंगल से हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पुलिस टीम मौके पे है, अधिकारी मौके पे हैं, CCTV फुटेज चेक किए जा रहे हैं और अपने सोर्स के माध्यम से पता लगाया जा रहा है। लेकिन ये है कि ये डेड बॉडी कहीं और से यहाँ पे जो बॉडी का जो पार्ट है कहीं और से ट्रांसपोर्ट यहाँ किया गया है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। पुलिस को पहले भी बहुत सी इस तरह के पॉलीथीन्स मिली हैं जिसमें टुकड़े मिले हैं। किसके टुकड़े हैं ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन पुलिस को अब तक जो मिला है, क्या इससे पुलिस को कुछ फायदा होगा? क्या पुलिस ये जान सकेगी कि ये श्रद्धा के ही शव के टुकड़े हैं? क्योंकि ये जांच के लिए भेजे जाएंगे, जांच की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन एक बॉडी, एक शरीर कितने दिन में नष्ट हो जाता है? कितने दिन एक शरीर को रखा जा सकता है? क्योंकि श्रद्धा की हत्या तो मई में की गई, 6 महीने बीत चुके हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक शव की उम्र कितनी होती है, कितने दिन में एक शव खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। 1 महीने में बॉडी की हालत बिगड़ जाती है। बॉडी इस तरह से रखी जाती है, जब इनको फ्रीजर में रखा जाता है तब ये कुछ बेहतर स्थिति में हो, लेकिन अगर सड़क पर पड़ी है तो उनकी हालत देखिए। ऐसी हालत में पहचानना मुश्किल हो जाता है। कुछ महीनों में शव से जो बदबू आती है वो भी खत्म हो जाती है और शव में कुछ बचता है तो सिर्फ और सिर्फ हड्डियां बचती हैं। श्रद्धा की हत्या को 6 महीने का वक्त बीत चुका है। 5 चरणों में, 5 स्टेजेस में एक शरीर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर को के सड़ने का सटीक समय कई अलग अलग चीजों पर निर्भर करता है। उम्र कितनी थी मरने वाले की, मरने की वजह क्या है, उसे कैसी चोट लगी है जिसके बाद मौत हुई है। कुछ बाहरी कारण, ये तो इंटरनल रीजन हो गया, कुछ बाहरी कारण भी है शव के नष्ट होने के। बाहरी कारण में क्या है? टेम्परेचर, तापमान क्या, नमी, हवा का बहाव कैसा है, कपड़े कैसे पहने थे, रोशनी कैसी वहां तक पहुंच रही है, सनलाइट पहुंच रही है नहीं। 1 से 2 दिन बाद शव पहले पीला पड़ने लगता है। 2 से 3 दिन बाद पेट की सतह का जो रंग है ये फीका पड़ जाता है और 3 से 4 दिन बाद शरीर की जो नसें हैं वो दिखाई देने लगती हैं। 10 से 20 दिन बाद शरीर पूरा काला पड़ने लगता है और शरीर से बदबू आने लगती है 10 से 20 दिन बाद। 3 हफ्ते बाद शारीरिक अंग जो हैं वो फटने शुरू हो जाते हैं, यानी 1 महीने के अंदर ही नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं और आखिरी स्टेज में शरीर पूरी तरह से खाक होने लगता है। इसके बाद सिर्फ कुछ बचता है
तो हड्डियां बचती हैं और हड्डियों से डीएनए का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि हड्डियां सख्त होती हैं। कोई तरल चीज चाहिए। सिर्फ शव से मिले दांत से जांच हो सकती है। दिल्ली पुलिस को एक जबड़ा भी मिला है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया शव को पहचानने के लिए दांतों से डीएनए लिया जाता है। अगर श्रद्धा का ही जबड़ा है तो जबड़े से श्रद्धा के डीएनए का पता चल सकता है, वरना हड्डी से पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे सवाल पूछते हैं। जितनी भी अब तक हड्डियां मिली हैं या पॉलीथीन्स मिले जिसमें टुकड़े हैं उससे क्या पता चलेगा। हमारे साथ जुड़ रही हैं रफशीश कौर जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। रफशीश, जरा बताइए कि बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है, सबूत जुटाना अब कितना मुश्किल है पुलिस के लिए? देखिए, ऐसे केसेस में डिपेंड करता है कि हमें पर्सन का पूरा स्केलेटन मिल रहा है या उसके बोन के फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं। अगर पर्सन को दफनाया जाता है और उसके पूरा स्केलेटन मिल रहा है तो उस केस में हमारे लिए स्केलेटन अनलॉकिंग का मेथड जो हम यूज करते हैं इजी हो जाता है पर्सन की आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि पर्सन की लॉन्ग बोन्स, उसका स्कल, सब कुछ उस चाहे वो डिसआर्टिकुलेटेड है लेकिन जब उसको इकट्ठा असेंबल किया जाता है, आर्टिकुलेट करा जाता है, तो ऐसे केसेस में हम पर्सन को आइडेंटिफाई जरूर कर सकते हैं। बट ऐसे केसेस में जहां पर बोन्स के फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं वो भी अलग अलग जगह से, तो वो काफी चैलेंजिंग हो जाता है, खास करके तब जब हमें कुछ ही बोन्स के हिस्से मिल रहे हैं और उससे हम रिवील नहीं कर पाए कि वो किस पर्सन से बिलोंग करती हैं, क्या वो एक्चुअल बोन जो हमें मिली है वो एनिमल की है या फिर ह्यूमन बीइंग की। जी जी, शुक्रिया। तो अभी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है पता लगाना कि जो हड्डियां मिली हैं ये आखिर किसकी हैं। लेकिन पुलिस कुछ और सबूतों की तलाश में, पुलिस शिद्दत से फोन तलाश रही है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, पानी में, समंदर में फोन ढूंढ रही है पुलिस। कल भी मैंने आपको बताया था और आज भी दिल्ली पुलिस महाराष्ट्र में समंदर में भयंदर की खाड़ी में फोन तलाश रही है। कहीं फोन मिल जाए, कहीं लोकेशन मिल जाए, यहीं कहीं फेंका उसने फोन। कहां फेंका, शायद उसने झूठ बोला है, सच बोला, लेकिन देखिए समंदर में सुई खोजने जैसा है फोन खोजना। लेकिन आफताब कितना शातिर है, फोन खोजने से भी कुछ पता नहीं चलेगा। मैं क्यों बता रहा हूं आपको, देखिए जरा उसका शातिर हरकत देखिए जरा, उसने किया क्या है। फोन ढूंढ लीजिए, फोन की लोकेशन पता कर लीजिए, लेकिन तब भी नहीं पता कर पाएंगे कि आफताब ने जंगल में रात को 2 बजे जाकर शव के टुकड़े फेंके और उसकी लोकेशन जंगल थी। क्यों कह रहा हूं, पूरी प्लानिंग से आफताब ने शव को ठिकाने लगाया, पूरी प्लानिंग से, कोई सुराग न छूटे इसको लेकर पूरी सावधानी भी बरती। तो उसने किया क्या, श्रद्धा की हत्या मई में की, शव के टुकड़े अक्टूबर में फेंके। जानबूझकर हत्या और टुकड़े फेंकने में लंबा अंतराल रखा। मोबाइल, अब देखिए इंपॉर्टेंट, मोबाइल घर पर छोड़कर आफताब टुकड़े फेंकने जाता था। सोचिए मोबाइल क्यों घर पर छोड़कर जा रहा था, क्योंकि अगर 1 महीने के इसके मोबाइल की लोकेशन निकाली जाएगी रात के वक्त तो उस महरौली या छतरपुर के जंगल में वो लोकेशन ना आए, इसलिए मोबाइल घर पर रख रहा था। इसलिए मोबाइल भी अब एविडेंस के तौर पर, सबूत के तौर पर काम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि रात की लोकेशन तो घर की रहेगी, ताकि पुलिस लोकेशन हिस्ट्री चेक करे तो कोई सबूत ना मिले। आफताब अपने फोन की लोकेशन भी ऑफ कर देता था, बाहर निकलने से पहले फ्लैट में मोबाइल छोड़ देता था और अब तक आफताब का यह मोबाइल भी हाथ नहीं लगा है। पुलिस उसी को तलाश रही। हमारी सहयोगी अंजलि भयंदर की खाड़ी पर मौजूद थी, महाराष्ट्र में, जहां पर ठाणे में ये भयंदर की खाड़ी है जहां दिल्ली पुलिस फोन तलाश रही है। अंजलि की जरा रिपोर्ट देखिए। जो अभी तक आपने बताया है, मैं उसी के इशारे पर, निशानदेही पर ही पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है। एक 6 से 7 इंच का फोन ढूंढना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए आप चारों तरफ यहाँ पर, क्योंकि गहरा पानी है, अथाह पानी के बीच एक छोटे से फोन को ढूंढना। आज दूसरा दिन है, पुलिस ने ये सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि कल रात अंधेरा होने के चलते पुलिस ने सर्च ऑपरेशन रोक दिया था। लेकिन आज फिर से मुंबई और दिल्ली पुलिस की टीमें यहाँ पर आ चुकी है और ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। खास तौर पर ये आप देख पा रहे हैं, ये जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, उज्जवल दिखाइए, ये जो ब्रिज दिखाई दे रहा है इसके ठीक नीचे बीचों बीच यहाँ पर आफताब ने बताया था, इशारा किया था कि यहीं पर उसने फोन को फेंका है। लगातार देखिए पानी के बहाव में कौन सी चीज कहां जा रही, वो भी फोन जैसी छोटी चीज जो महज 5 से 6-7 के इंच की होती है। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती बनी हुई है कि कैसे छोटे से फोन को पुलिस ढूंढ पाएगी। तो फोन मिला नहीं, जो मिला है उसकी जांच की रिपोर्ट आनी है। तो अब आफताब से ही पुलिस सवाल कर रही है और सवाल करने के लिए आज फिर पॉलीग्राफ हुआ। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं।
ये आप देख रहे हैं, आफताब को पुलिस लेकर निकली, घंटों आफताब से सवाल जवाब हुए हैं। ये आफताब को जब लेकर निकली, ये आप देख रहे हैं, कपड़े में मुंह छिपा रखा है आफताब ने। आफताब को पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और पॉलीग्राफ टेस्ट में बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई। आफताब कह रहा उसने एक पिक्चर देखी थी, दृश्यम। उसका कहना है दृश्यम देखकर, आपने भी देखी होगी दृश्यम 1, दृश्यम 2, नहीं देखी तो मैं बताऊंगा इसमें क्या है। दृश्यम देखने के बाद उसने उसी तरह हत्या को प्लान किया। तो कैसे, आखिर पॉलीग्राफ में क्या बोला है आफताब दृश्यम को लेकर, ये आपको बताते हैं। हुआ ये कि आफताब का आज का पॉलीग्राफ खत्म हो गया और 3 दिन में आफताब से करीब 100 सवाल पूछे गए। पूछताछ में से साफ है कि आफताब श्रद्धा से नफरत करता था। साजिश के तहत श्रद्धा को उत्तराखंड और हिमाचल लेकर गया। पुलिस को हिमाचल में ही हत्या की प्लानिंग का पूरा शक है कि वहां रहते हुए ही इसने हत्या की प्लानिंग की। पॉलीग्राफ के दौरान आफताब ने एक बड़ा खुलासा किया जब उससे सवाल जवाब किए गए। शातिर आफताब ने कहा कि दृश्यम फिल्म उसने देखी। पहली बार फिल्म को लेकर जवाब नहीं दिया, पहली बार जब पूछा गया। दूसरी बार फिल्म दृश्यम को लेकर सवाल किया गया, तो सवाल किया गया क्या तुमने दृश्यम फिल्म देखकर यह पूरी साजिश रची थी? आफताब ने कहा हां, श्रद्धा की हत्या से पहले दृश्यम फिल्म देखी थी और पहले फिल्म के दूसरे पार्ट दृश्यम का इंतजार था, यानी अभी पार्ट 2 नहीं देखा इसने और पार्ट 3 की साजिश रच दी। अजय देवगन की हिट फिल्म है दृश्यम और इस फिल्म में दृश्यम 2 इसी हफ्ते रिलीज हुई है और दृश्यम में हत्या के बाद पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता है। एक्टर अजय देवगन इस तरह से पूरी साजिश को रचता है। हत्यारा सामने होता है लेकिन पुलिस साबित नहीं कर पाती है कि इसी ने हत्या की है। फिल्म में हत्या से जुड़े अधिकतर सबूत मिटा दिए गए थे। ठीक उसी तरह से आफताब ने भी सारे सबूत मिटा दिए, लेकिन सिर्फ सबूत नहीं मिटाए, आफताब का एक गजनी अवतार भी सामने आ रहा है। आमिर खान की फिल्म गजनी की तरह जैसे आफताब भी अब चीजों को भूल रहा है, उससे जो सवाल किए जाते हैं तो उसे याद नहीं आ रहा है। अब सोचिए, बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आफताब का ये गजनी अवतार सामने आ गया। ये देख रहे हैं, गजनी रूप, गजनी बनने का ड्रामा कर रहा है इस वक्त। ये कभी भूलने की शिकायत करता है कि मुझे कुछ याद नहीं, पूछताछ में बार बार अपने बयान भी बदल रहा है, सवाल पूछने पर बार बार खांसने लगता है, दिल्ली पुलिस को चकमा देने की भी कोशिश कर रहा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसा साबित कर रहा है जिस तरह से गजनी में आमिर खान का किरदार था। पूछताछ में फिल्मों और वेब सीरीज का जिक्र कर रहा है। कुछ सवालों के जवाब अंग्रेजी में दे रहा है, यानी पुलिस हिंदी में सवाल पूछ रही लेकिन ये अंग्रेजी में जवाब दे रहा है। हथियार के सवाल पर कहा मुझे कुछ याद नहीं है और कई सवालों के जवाब देने में कंफ्यूज नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रहा है और ताकि अदालत में कातिल साबित करना मुश्किल हो जाए। फिल्म गजनी का एक्टर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार था, वही बनने की कोशिश कर रहा है। फिल्म में प्रेमिका की हत्या का वो बदला लेता है, उसकी याददाश्त हर 15 मिनट में मिट जाती है। आइए अब आपको सुनवाता हूं एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता, जो आज आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान मौजूद थे, वो क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। देखिए, आज भी खत्म हो सकता है और बाय द वे अगर आज खत्म नहीं होता तो हमारी जो डायरेक्टर मैडम है उनके आदेश है कि हम कल भी करेंगे। तबीयत अभी ठीक है, जब चल रहा है। उम्मीद है सर, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो चल रहा है। व्यवहार सामान्य है सर। सर, व्यवहार को लेकर व्यवहार ठीक होता है तभी ये पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो क्वेश्चनिंग ज्यादा रहती है, तो अब कब तक वो देते रहेंगे जब तक हमारे जो एक्सपर्ट है, जो पूरी एक स्पेशल टीम इस पे काम कर रही है। तीनों दिन जो है सवाल हुए हैं पॉलीग्राफ के। हाँ, सारी चीजें जारी हैं। आफताब से सवाल के जवाब हो रहे हैं, लेकिन इस पूरी साजिश में क्या अकेले आफताब है? यह एक और शख्स है जो अब तक छिपा हुआ है, पुलिस को अब उसकी तलाश है। उसका नाम है बद्री। बद्री गायब है। बद्री कहां है? बद्री वही है जो आफताब को हिमाचल से दिल्ली लाया और दिल्ली से छतरपुर लाया। देख रहे हैं आप, यहीं रहता था वो बद्री और श्रद्धा की हत्या का सच सामने आने के बाद से फरार है। पुलिस शिद्दत से तलाश रही है। आइए अब आपको बताते हैं बद्री है कौन, बद्री का इस पूरी हत्याकांड में कनेक्शन क्या है जो अब तक गायब है, फरार है, कहां है, कोई नहीं जानता। देखिए जरा,
बद्री कौन है ये आपको बता रहा हूं। दिल्ली पुलिस को बद्री नाम के शख्स की तलाश है और श्रद्धा और आफताब दोनों को जानता है ये बद्री। बद्री ने आफताब को छतरपुर में फ्लैट दिलवाया था। श्रद्धा मर्डर के बाद से ही ये गायब चल रहा है। अब तक पुलिस की पकड़ से भी दूर है। पुलिस ढूंढ रही है। बद्री के गायब होने से पुलिस का शक और गहरा गया है। ये गायब है यानी ये साजिश में शामिल था। क्या आफताब से मिला हुआ है बद्री? एक सवाल ये है। आफताब से भी बद्री को लेकर सवाल पूछे जा चुके हैं और बद्री के सामने आने पर कई राज खुल सकते हैं। दिल्ली पुलिस बद्री की तलाश कर रही है इस वक्त और बद्री जिस फ्लैट में रहता है उसके मालिक से भी सवाल जवाब किए गए। छतरपुर के जंगल के करीब बद्री का फ्लैट है यानी आफताब के फ्लैट के करीब, और इसी कमरे में आफताब बद्री से मिलने आता था। मई में अचानक कमरा छोड़कर बद्री गायब हो गया। फ्लैट मालिक ने बद्री का वेरिफिकेशन कराया था और लेकिन अब वेरिफिकेशन के कागज मौजूद नहीं है, तो आखिर बद्री गया कहां? आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं एक्सक्लूसिवली श्रद्धा का एक दोस्त राहुल, जो बता रहा है इस पूरे हत्याकांड में श्रद्धा किसी वीडियो का जिक्र कर रही थी। वो वीडियो कौन सा था, वो वीडियो किसका था, इसके अलावा एक ब्लैक मनी का भी एंगल है। ये काला पैसा किसका था? ये सारे नई बातें, नए राज कहीं और भी इशारा कर रहे हैं इस पूरी मर्डर मिस्ट्री पर। सुनिए जरा। कोई वीडियो भी बता रही थी कि वीडियो बनाया उसका वीडियो दिखाई। ऐसा बात हो गया। हाँ, वो बात कर रही थी कुछ। हाँ, वीडियो कुछ रहेगा ऐसा वीडियो बना के, मतलब वो रहेगा ऐसा कुछ ब्लैकमेल वगैरह करता रहेगा एक्चुअली ऐसा। उसको ये डरता है, फिर वो उसके पास ही रहने लगे। ब्लैक अच्छा, कुछ ब्लैक मनी वगैरह कुछ करता था ये, मतलब हाँ, कुछ ड्रग्स वगैरह बोलती थी। हम लोग जो बात कर रहे हैं गाड़ी में, तो यही बात लोग निकल पा रही है। बात कर रहे थे ना, तो वही बोलते ड्रग्स, मतलब ड्रग्स एक्चुअली ड्रग्स करता है, ये करता है। ड्रग्स कोई आता है रात में भी, मतलब जब फोन करता तो मैं खुद ही देती थी ऐसा, मतलब बोलती थी, बोल रही थी गाड़ी को। मेरे से नहीं बात करते, मैं तो गाड़ी ठीक करा रहा, तो आपस में बात कर रहे थे वो टाइम पे। अच्छा, कुछ ड्रग्स वगैरह। हाँ, इंग्लिश में लोग बात कर रहे थे। और आइए अब मैं आपको बताता हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सभी के लिए बहुत जरूरी है। कई बार जैसे श्रद्धा परेशान थी, एक चिट्ठी लिखी, शिकायत की, शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। यह किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ, हमारे साथ, किसी के साथ भी। अगर यह परिस्थिति, आप शिकायत कर रहे हैं, आपकी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आप उसके बाद भी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आप क्या करें, कैसे शिकायत करें, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला काम यह करें कि करीबी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दें और शिकायती पत्र में उसका नाम लिखें जिससे आपको खतरा है। अनजान से खतरा है तो शिकायत पत्र में उसका जिक्र करें। जान माल दोनों का खतरा है तो दोनों की जानकारी दें उसमें। ऑनलाइन और मेल के जरिए भी आप शिकायत कर सकते हैं। अगर पुलिस स्टेशन में शिकायत पर आपके कार्रवाई नहीं हो रही है, यह भी हो सकता है, कई बार पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, जैसे श्रद्धा के केस में हुआ। पुलिस के उच्च अधिकारियों से आप शिकायत कर सकते हैं। सुनवाई नहीं होने पर, वहां भी सुनवाई नहीं हो रही, तो राज्य सरकारों ने, मुख्यमंत्रियों ने अपनी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए हैं। कई राज्यों में सीएम हेल्पलाइन नंबर मौजूद है। आप उन सीएम हेल्पलाइन नंबर पर मदद ले सकते हैं। एफआईआर अगर उसके बाद भी नहीं हो रही है तो महिला आयोग को सूचना दे सकते हैं। फिर भी नहीं हो रहा है, इन सब के बावजूद एफआईआर ना हो तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। कोर्ट में 156(3) के तहत शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी एक कॉपी जरूर लें और पुलिस एफआईआर कॉपी देने से मना भी कर सकती है आपको। एफआईआर की कॉपी शिकायत का एक ठोस सबूत है और जो पुलिस और व्यक्ति दोनों के पास मौजूद रहता है, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से और योगी के दंड से जुड़ी हुई बात हो रही है आफताब की। तो योगी का दंड जो सामने आया पिछले दिनों, आफताब ने जब श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए, उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई, तो योगी ने क्या किया, अगली तस्वीर दिखाइए। योगी ने क्या किया, निधि की हत्या करने वाले सूफियान का एनकाउंटर हुआ, अगली तस्वीर दिखाइए। आराधना की हत्या करने वाले प्रिंस का एनकाउंटर हुआ, ये हत्या करने वाले थे, अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन आफताब का समर्थन करने वाले और 36 टुकड़ों की बात करने वाले ये जो शख्स है, कह रहे थे मैं 36 टुकड़े कर सकता हूं, इनकी अगली तस्वीर दिखाइए। ये अब पहुंच गए हैं सलाखों के पीछे, ये है इनकी असली शक्लो सूरत। अब इनकी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अरेस्ट होने के बाद अब यू टर्न ले लिया है, क्या कह रहे हैं सुनिए जरा।
आफताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए, लेकिन योगी राज में यह नमूना 35 नहीं 36 टुकड़े करने की शेखी बगार रहा था। आफताब के किए की तरफदारी कर रहा था। 35 टुकड़े हो या 50? 35 तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा वैसा होता है, दिमाग खराब होता है, उन्हें में 35 का 36 पे कर देता है। 35 के 36 पे कर देता है, जब आदमी का मुंह जाता ओवर हो, मूड खराब था तो मार देंगे। 35 के 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। अच्छा, कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारे? सीधी है, चाकू लो, बजाय चलिए जाओ नुई। आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है कहते, हाँ आज मेरे कितने लड़े मैं काट दूंगा कहती। आप भी काट देंगे? थोड़ी यार दोस्त से मैं थोड़ी रहने वाले हैं बुलंदशहर का। योगी की पुलिस ऐसी सोच रखने वालों को भी नहीं बख्शती। 35 टुकड़ों के अरमान पाले बैठा ये नमूना अब जेल में है, योगी की सलाखों के पीछे। ऐसे खौफनाक ख्यालों वाले लोगों की जगह यही है, लेकिन योगी की पुलिस ने पकड़ा तो इसकी सारी शेखी निकल गई। सुनिए जरा। तुम्हें क्या लगता है, तुमने ठीक कहा जो तुम कह रहे थे कि 35 के बजाय 36? गलती कहा, जो मुझे क्या पता था कि इतनी तगड़ी फिल्म हो जाएगी, वरना मुझे क्या मतलब तमाम कहने का। पछतावा है या नहीं? पछतावा ये बहुत बड़ा, मैंने गलती कहा, ऊपर का केस लिए कुछ भी बात नहीं थी। जब 36 टुकड़ों की बात कर रहा था तो अपना नाम राशिद बता रहा था। पुलिस का डंडा देखते ही हकीकत उगलने लगा। वहाँ पर तो मुझे राशिद कहते थे, जब मुझे इस वजह से मन के नहीं बता, तो मुझे नहीं पता था कि सर ये इतनी बड़ी फिल्म बन जाएगी मेरे साथ, वरना मुझे क्या मतलब तो हम बोलने के लिए। योगी राज में अपराध करने वाले हों या ऐसी सोच वाले, सभी पर कार्रवाई बराबर होती है। तो योगी की का जो ये लॉ एंड ऑर्डर है, इसके सभी फैन हैं। ये जो एक्ट्रेस आप देख रहे हैं, भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली, इनके साथ भी एक ऐसे ही घटना हुई उत्तर प्रदेश में। भोजपुरी सुपरस्टार हैं ये आम्रपाली, और अब ये योगी आदित्यनाथ की फैन हो गई हैं, मुरीद हो गई हैं, योगी योगी कर रही हैं। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। जिन दंगों को शासन का सरपरस्ती प्राप्त होती थी, वे दंगाई आज दंगा करना भूल गए। अपनी बहन बेटी को के साथ अगर किसी ने दुस्साहस करने का प्रयास किया तो आज उसका जीना हराम जरूर कर देते हैं, और यही तो नया उत्तर प्रदेश है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार है अपराधियों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ। वैसे भी सीएम योगी जो कहते हैं वो करते हैं। योगी बोलते कम, उनका एक्शन ज्यादा बोलता है। भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली भी योगी आदित्यनाथ की मुरीद हो गई हैं। आम्रपाली योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रही हैं। भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री आम्रपाली का अयोध्या के होटल से मोबाइल, पर्स और 25 लाख के गहने चोरी हो गए। योगी की पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर भोजपुरी सुपरस्टार का सारा सामान बरामद कर लिया। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतनी तेज कार्रवाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये होता है मेरे राज्य में, और मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। और मैं हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो योगी का धन्यवाद कर रही हैं। आखिर आपको बताता आम्रपाली के साथ हुआ क्या, क्या हादसा हुआ, कहां थी वो। दरअसल फिल्म की शूटिंग के लिए अयोध्या आई हुई थी आम्रपाली, और माता पिता के साथ एक होटल में रुकी थी। गुरुवार सुबह 8 बजे आम्रपाली जब सोकर उठी तो देखा कि मोबाइल और पर्स गायब हो चुका है। 25 लाख रुपए के गहने भी गायब हैं। आम्रपाली ने सुबह 9 बजे पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने 24 घंटे में चोरी का खुलासा कर दिया। गहने, मोबाइल समेत पर्स भी बरामद कर लिया, और एक सोने का हार, 2 सोने के कंगन, 7 सोने और हीरे की अंगूठी, 3 मोबाइल भी बरामद कर लिए। अयोध्या में भोजपुरी फिल्म विवाह 3 की शूटिंग कर रही थी, और शूटिंग के लिए पूरी टीम अयोध्या में है। दिनेश यादव, निरहुआ भी अयोध्या में ही थे तब ये घटना हुई। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रही हैं आम्रपाली। मैं जगी और अपना फोन देखना चाह रही थी कि अलार्म क्यों नहीं बजा इसके लिए, तो जब दिखा नहीं, मैं देखा कि मम्मी का भी दोनों फोन नहीं है। तब तक मम्मी ने बताया कि उनका पर्स भी नहीं है। तो कुछ समय के लिए तो मैं एकदम ब्लैंक हो गई, मुझे, क्योंकि ये थॉट ही कि कमरे में कोई आया था और ऐसे कुछ लेके चला गया, वो थॉट ने इतना डरा दिया मुझे कि इट वाज वेरी स्कैरी। तो जैसे मुझे समझ में आया, मैंने नीचे रिसेप्शन पर बात की, और
पुलिस तब तक आ चुकी थी। मैं बस यही सोच के मुझे डर लग रहा था कि सब सामान लेके क्या कुछ अगर जब कोई आता कमरे में मेरी आंख खुल जाती तो क्या होता, बस यही सारे थॉट्स मुझे बहुत डरा रहे थे। तो आम्रपाली इसलिए खुश हैं क्योंकि योगी राज में 24 घंटे के अंदर 25 लाख के गहने उनके बरामद हो गए। कैसे किया योगी की पुलिस ने, ये आपको बताता हूं। दरअसल हुआ यह कि चोरी की शिकायत के बाद योगी की पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस अधिकारियों ने होटल का दौरा किया जहां से चोरी हुई थी। एसएसपी ने 16 पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था कि चोरी किसने की। आम्रपाली के कमरे में एक लड़का जाता है और उसके बाद 3 मोबाइल और गहने लेकर वहां से फरार हो गया वो। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की गई। सर्विलांस टीम की मदद से आरोपियों को पकड़ा गया। दोनों आरोपी तमिलनाडु के रहने वाले। आरोपी पिता पुत्र से पूछताछ अभी जारी है। क्या चोरी के पीछे किसी गैंग का हाथ है? पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि चोरी करने के लिए सुबह का वक्त क्यों चुनते हैं ये लोग। होटल के कमरों के दरवाजे चेक करते थे ये, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। दरवाजा खुला होता था तो चोरी करके फरार हो जाते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा योगी की पुलिस क्या कह रही है। ये बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कि 24 घंटे के अंदर सारा सामान, मतलब मेरे पर्स में एक लिपस्टिक तक इधर से उधर नहीं हुई है। सोना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को, अयोध्या में आप सब लोगों ने जिन्होंने मेरी मदद की, मैं आप सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद कहना चाहती हूँ। बिकॉज मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतनी तेज कार्रवाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये होता है मेरे राज्य में, और मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। और मैं हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्हीं के नेतृत्व में ये सब इतना अच्छे से हो रहा है, और मुझे बहुत ज्यादा आज खुशी महसूस हो रही है। कुछ सीसीटीवी इसमें प्राप्त हुए थे। उन सीसीटीवी फुटेज के एनालिसिस से इस घटना को वर्कआउट करने में सफलता मिली। आज लगभग 8-8:30 बजे के लगभग 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया, और जो चोरी हुआ माल था वो पूरा 100% इसमें रिकवर हुआ है। सारे के सोने के जेवरात, मोबाइल फोन और जो नकदी है वो बरामद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, दिल्ली से है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को डर लग रहा है, उनकी पार्टी को डर लग रहा है कि केजरीवाल की हत्या हो सकती है। आखिर कौन करा सकता है केजरीवाल की हत्या? केजरीवाल व्यस्त हैं आजकल गुजरात चुनाव में भी, तो दिल्ली, गुजरात, पंजाब आना जाना रहता है। तो कौन है जो केजरीवाल की हत्या कर सकता है? रिपोर्ट देखिए जरा। क्या केजरीवाल की हत्या हो सकती है? क्या केजरीवाल की हत्या की साजिश में दिल्ली बीजेपी का कोई बड़ा नेता शामिल है? क्या इस नेता ने हत्या की प्लानिंग भी कर ली है? दरअसल ये महज एक सवाल नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी का गंभीर इल्जाम है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है, और इसके लिए दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद मनोज तिवारी को कटघरे में खड़ा किया है। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। आम आदमी पार्टी ने मनोज तिवारी पर केवल आरोप नहीं लगाए, बल्कि उनके खिलाफ केस दर्ज करने की गुहार लगाई और चुनाव आयोग से शिकायत भी कर दी है। और आइए अब आपको दिखाता हूं कि हत्या के लिए कैसे ये सारी सियासत हो रही है। सत्ता हासिल करने के लिए हत्या वाली सियासत, इसके कौन क्या कुछ कह रहा है, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है और बीजेपी क्या कह रही है। सबसे पहले देखिए, मनीष सिसोदिया ने हत्या की आशंका जताई है और मनोज तिवारी ने इसके लिए प्लानिंग की है, ऐसा कहना है। गुंडों को केजरीवाल पर हमले के लिए कहा गया है, ये मनीष सिसोदिया आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी हार रही है गुजरात, इसलिए यह साजिश केजरीवाल के खिलाफ रची जा रही है। एमसीडी चुनाव में हार की आशंका से बीजेपी बौखलाई है, यह सिसोदिया का कहना है। केजरीवाल देश भर में लोकप्रिय है, इसलिए यह षड्यंत्र हो रहा है। बीजेपी की साजिश का दिल्ली की जनता जवाब देगी। अब देखिए, इस पर मनोज तिवारी कह रहे हैं, मैं अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार का जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है।
केजरीवाल ने एमसीडी में जमकर टिकटों की बिक्री की है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के विधायक की पिटाइयां हो रही हैं। आपके कार्यकर्ता ही अपने विधायकों को पीट रहे हैं और इसलिए मुझे केजरीवाल की सुरक्षा की चिंता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुदकुशी भी कर रहे हैं। इसके लिए सीधे सीधे केजरीवाल जिम्मेदार हैं। मेरे ऊपर साजिश का आरोप एक सियासत है। जनता सब जानती है और समझती है, आम आदमी पार्टी की स्क्रिप्ट पुरानी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सिसोदिया और मनोज तिवारी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जांच की जाए। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल की हत्या हो सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता की मौत हो गई, आत्महत्या कर ली। बीजेपी कह रही है ये हत्या के लिए जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं, ये है संदीप भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता। इन्होंने आज खुदकुशी कर ली। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं पोस्टर इनका, अरविंद केजरीवाल के साथ एक मौका आपको, वन चांस टू आप। इन्होंने आत्महत्या कर ली है, आम आदमी पार्टी के नेता। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को परिवार वालों को पता चला, पुलिस पहुंची मौके पर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये उनके घर परिवार की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, घर की। लेकिन सवाल बुनियादी है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जान को खतरा बता रही है। बीजेपी कह रही है केजरीवाल के अपने नेता सुरक्षित नहीं है, क्यों आखिर खुदकुशी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता संदीप भारद्वाज इनका नाम है, जिन्होंने खुदकुशी की है। गुरुवार को इनके घर पर लाश मिली, पंखे से लटक रही थी संदीप भारद्वाज की लाश। आनन फानन में इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी की जो ट्रेड विंग है उसके सीनियर नेता थे संदीप। रजौरी गार्डन में उनका मार्बल्स का बिजनेस है और आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय से ही पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। आपके टिकट पर एमसीडी का चुनाव लड़ना चाहते थे और इनसे एमसीडी टिकट का वादा किया गया था, लेकिन ऐन मौके पर इन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद संदीप भारद्वाज तनाव में आ गए थे और इसी के बाद मनोज तिवारी ने निशाना साधा और केजरीवाल की पिटाई वाला बयान दिया था कि इस तरह से नेता जो सुसाइड कर रहे हैं, केजरीवाल की पिटाई हो सकती है। आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। क्लियर हुआ था, उनको तो अटैक आया था उस दिन डिक्लेयर हुआ था। इनको टिकट मिल गया था, उनको अटैक आया था, ये आईसीयू में चले गए थे। अच्छा। हार्ट कमांड में रहे हैं 2-3 दिन पहले टिकट मिलने के बाद। अच्छा। उनको टिकट मिला पुनीत राय को। अच्छा। तो 3 करोड़ में उन्होंने टिकट लिया, उन्होंने 3 करोड़ लिया उनसे। उसकी मम्मी भी कांग्रेस की थी, अंजलि राय। अच्छा। हाँ, उसमें डेवलपमेंट दी, जो पैसा 3 करोड़ से लिया उसने आम पार्टी ने, ऐसे पुनीत राय से। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने जिस तरीके से एक लाइफ थ्रेट, एक सीधा सीधा उनकी जान पर हमले की बात टेलीविजन चैनल पे कही है, हमारा मानना है कि मनोज तिवारी और उनके साथी नेता। आइए, तो टिकट बेचने का आरोप लग रहा है केजरीवाल एंड पार्टी पर। इससे पहले भी एक नेता चढ़ गया था खंबे पर, कह रहा था मुझसे कहा गया टिकट खरीद लो और करोड़ों रुपए में टिकट दिया जा रहा था। इसका नाम है हबीबुल। हबीबुल ने भी टिकट खरीद बिक्री का आरोप लगाया था। हबीबुल को सुनिए जरा। साजिश आपके डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे? हाँ जी, साजिश के तहत डॉक्यूमेंट्स रखे थे आपके? जी, साजिश के तहत ही रखे गए थे। पहले पेपर बुलाए, दुर्गेश पाठक, आतिश जी, संजय सिंह। हाँ, आप बता रहे थे क्या पहले पेपर मंगाए गए। हाँ। उसके बाद में फिर दीपू चौधरी को टिकट बेच दिया गया 3 करोड़ रुपए का। हाँ। ये साजिश रखा गया था 3 दिन पहले। कौन डॉक्यूमेंट लेकर आया था? वो पार्टी का जिलाध्यक्ष था, जिसका मुंह काला कराया ना अभी पब्लिक ने। हाँ। वो पार्टी का जिलाध्यक्ष था, डॉक्टर आचार्य,
जिसका मुंह काला करा गया। लोगों की भी भीड़ है, क्या लगता है लोगों का समर्थन है आपको? आप चैनल को दिखाइए ना पूरे देश को, कितने हजारों की संख्या में लोग मेरे साथ खड़े हुए। देखिए जीत आप लोगों की हुई, अगर आप लोग ना होते तो ये लोग कभी घुटने के बल नहीं आते। और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि ये जो हरकतें, इसकी वजह से केजरीवाल की पिटाई हो सकती है। कुछ पुरानी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। केजरीवाल पर पहले हमला हो चुका, इसी तरह का रोड शो कर रहे थे, माला पहनाने आया एक शख्स और उसने केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया था। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी कह रही है कार्यकर्ता नाराज है, इसलिए केजरीवाल पर हमला कर सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ऑटो वाले ने केजरीवाल को थप्पड़ मारा था। अगली तस्वीर दिखाई, मोती नगर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए केजरीवाल रोड शो कर रहे थे, हाँ, जैसे ही उठाया लाल टी शर्ट में एक लड़का आया और सीधे उसने केजरीवाल पर हमला किया, थप्पड़ लगाया है। ये जो घटनाएं हो चुकी है, बीजेपी इसी का डर जता रही है कि कार्यकर्ता फिर ऐसी हरकत कर सकते हैं। लेकिन केजरीवाल और उनकी सरकार के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया पर तलवार लटक रही है, घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं। एक और घोटाला आ गया, दिल्ली में क्लासरूम घोटाला आ गया सामने। इससे पहले आपको याद होगा शराब घोटाला सामने आ चुका है। अगली तस्वीर दिखाइए। उसके बाद बस घोटाला सामने आया था। बस घोटाले के बाद अब क्लासरूम घोटाला सामने आ गया है, बाकायदा रिपोर्ट के साथ। देखिए जरा इस क्लासरूम घोटाले में कौन फंसा है और क्या आरोप है, क्योंकि केजरीवाल और उनकी सरकार और उनकी पार्टी ये कहती है कि हमने दिल्ली में स्कूलों में सबसे बेहतरीन और शानदार काम किया है। लेकिन जब अगर स्कूलों में शानदार काम किया है तो घोटाला कैसा? दिल्ली में 1300 करोड़ के घोटाले का आरोप है। क्लासरूम बनाने में आम आदमी पार्टी ने यह घोटाला किया है। 2400 क्लासरूम बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है। दिल्ली में 193 स्कूलों में क्लासरूम बने थे। दिल्ली के विजिलेंस विभाग ने यह दावा किया है कि घोटाले की रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप दी गई है। 2400 क्लासरूम की जगह 7180 क्लासरूम बने हैं, जो कि 3 गुना थे और इसी में करप्शन किया गया है। क्लासरूम निर्माण के लिए टेंडर नियमों में उल्लंघन किया गया। पहली बात, बिना टेंडर की लागत के 90% लागत बढ़ा दी गई। 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बिना टेंडर के मंजूर कर दिया गया। 194 स्कूलों में 160 टॉयलेट्स बनाए जाने थे। 37 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर 1214 टॉयलेट बना दिए गए। आरोप है कि टॉयलेट को क्लासरूम बता दिया गया। जो टॉयलेट बनाए गए वही क्लासरूम बन गए। अब एमसीडी का भी चुनाव है, गुजरात में भी चुनाव है। दिल्ली की शक्ल और दिल्ली का विकास दिखाकर गुजरात में केजरीवाल वोट मांग रहे हैं और घोटाले के आरोप के बाद बौखलाना, आग बबूला होना लाजमी है। सुनिए जरा। स्कूल में तथाकथित कोई घोटाला हुआ, उसकी कोई विजिलेंस रिपोर्ट है, वो अभी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी के पास गई है और वो मीडिया के पास है। वो मिनिस्टर को नहीं बताई गई, वो सीवीओ को नहीं दी गई, जो देश के विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनको नहीं दी गई, वो मीडिया को दी गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ स्क्रिप्ट लिखते हैं और मीडिया को जारी करते हैं, रोज यही कर रहे हैं। सरकार ने कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा है। उन्होंने जल बोर्ड नहीं छोड़ा, उन्होंने यमुना नहीं छोड़ी, उन्होंने आकाश नहीं छोड़ा, उन्होंने अब यहाँ क्लासरूम बनाने में भी इतना बड़ा घोटाला किया है। ये एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला है। यहाँ क्लासरूम बनाने में उन्होंने घोटाला किया। अरविंद केजरीवाल सरकार आज जो ईमानदारी की बात करते थे, वो कट्टर भ्रष्ट और बेईमान सरकार साबित हुई है। लोगों के सामने आ गया है कि इन्होंने कोई भी डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर यह कि सेना को गाली और पाकिस्तान में ताली। हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं, ऋचा चड्ढा ने पहले सेना का अपमान किया और उसके बाद इसमें कई एक्टर आ गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अक्षय कुमार की एंट्री हो गई इस विवाद में, इस बवाल में। अगली तस्वीर दिखाइए। एक्टर अनुपम खेर की भी एंट्री हो गई, बड़े बड़े एक्टर्स की एंट्री हो गई इस पूरे बवाल पर। जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको तफसील से बता। भारतीय सेना के खिलाफ विवादित ट्वीट पर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने माफी मांग ली हो, ट्वीट को डिलीट कर दिया हो, लेकिन ऋचा के उस ट्वीट को पाकिस्तान ने हथियार बना लिया। पाकिस्तानी मीडिया ऋचा का समर्थन कर रही है, वहीं सेना विरोधी ऋचा के ट्वीट के समर्थन में कांग्रेस भी उतर आई है।
सेना विरोधी ट्वीट पर अभिनेता अक्षय कुमार ने ऋचा को लताड़ लगाई थी, लेकिन अक्षय का बयान ऋचा की जगह कांग्रेस को चुभने लगा। कांग्रेस प्रवक्ता अक्षय कुमार को विदेशी बताने लगी। वहीं कांग्रेस के नेता नगमा भी ऋचा चड्ढा के समर्थन में उतर आए। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे ट्वीट्स की झड़ी लग गई। ऋचा के ट्वीट के बाद बॉलीवुड एक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं। ऋचा चड्ढा ने दरअसल कल मैंने आपको बताया था कि पीओके के लिए भारतीय सेना तैयार है। यह एक ट्वीट था, उस पर लिखा कि गलवान कर रहा है हाय, जानबूझकर गलवान का जिक्र किया। अक्षय कुमार ने उस पर लिखा, यह देखकर दुख होता है, सुरक्षा बलों का अपमान नहीं करना चाहिए, वो हैं तो आज हम हैं। अनुपम खेर ने लिखा, देश की बुराई करके लोकप्रिय होने की कोशिश है, कायर और छोटे लोगों का काम होता है। सेना के सम्मान को दांव पर लगाना इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। के मेनन लिख रहे हैं, अभिनेता वर्दीधारी पुरुष और महिलाएं सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। ऐसी वीरता के लिए दिल में सम्मान होना चाहिए। जय हिंद। प्रकाश राज ने लिखा, जी हां, हम ऋचा चड्ढा के साथ खड़े हैं, हम समझते हैं कि आपका क्या मतलब था। देखिए सब कुछ समझ रहे हैं, प्रकाश राज कुछ और ही समझ रहे हैं। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर इस पूरे मामले पर अब क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। कांग्रेस की एंट्री हो गई, जहां सेना का अपमान वहां कांग्रेस की एंट्री मस्ट हो जाती है। देखिए जरा, हुआ ये कि एक एक्ट्रेस के साथ कांग्रेस की दूसरी नेता पूर्व अभिनेत्री खड़ी हो गई। कांग्रेस नेता नगमा ने समर्थन कर दिया इसका। नगमा ने ट्वीट कर लिखा, क्वाइट राइट, यानी जो कुछ कहा है ऋचा ने वो बिल्कुल ठीक कहा। ऋचा के माफी मांगने के बाद भी समर्थन। मुंबई कांग्रेस की उपाध्यक्ष है नगमा दरअसल, और अक्षय के ट्वीट पर जो कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने अक्षय पर भी सवाल उठा दिए। सुप्रिया ने अक्षय को विदेशी बता दिया कि अक्षय तो विदेशी हैं। सुप्रिया ने कहा, राष्ट्रवाद पर भाषण नहीं देना चाहिए। अक्षय कुमार ने ऋचा के ट्वीट की निंदा की थी, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया। पीओके पर सेना के बयान पर ऋचा का वो ट्वीट था, गलवान के जरिए सेना पर कमेंट किया था। ऋचा चड्ढा ने बयान की निंदा होने के बाद माफी भी मांग ली। सोचिए, ऋचा चड्ढा ने जिस बयान पर माफी मांग ली कि वो गलत थी, कांग्रेस नेता उस बयान को भी अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करने लगे कि उन्होंने सही कहा है। ऋचा कह रही है मैं माफी चाहती हूं उस पर, और कांग्रेस और उनके नेता कह रहे हैं कि ठीक कहा है। अब समझिए कि कांग्रेस कैसे इनका इस्तेमाल करती है। अब जरा सुनिए नगमा क्या कुछ कह रही हैं और रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। तो जब अगर कोई अंदर नहीं आया था तो फिर इन लोगों ने अपनी जानों की आहुतियां क्यों दी या अपनी जानों की बलिदान क्यों दी। तो उस परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ हुआ था गलवान वैली में, जिसको दबाने की कोशिश सरकार कर रही थी। और सबसे अहम सवाल ये है कि हमने कभी भी किसी भी सुरक्षा कर्मी का या हमारे आर्म्ड फोर्सेस का कभी भी अपमान नहीं किया। देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरता कौन है, देश के लिए बलिदान कौन करते हैं? हमारे सेना के जवान ना। कम से कम इतनी तो तमीज हम में रहे कि उनके बलिदान का हम सम्मान करें, उन पर व्यंग न करें, उन पर इस तरह के हम हल्के वक्तव्य न दें। अब सोचिए, ये सिर्फ लड़ाई भारत में नहीं हो रही है। पाकिस्तान ने ऋचा के बयान को हाथों हाथ लिया, जहां भारतीय सेना का अपमान हो। पाकिस्तानी चैनल हम न्यूज पर आप देख रहे हैं ऋचा का ट्वीट, लिखा हुआ है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ने टारगेट किया, और लिखा इंडियन आर्मी। अक्षय कुमार ने भी ट्वीट किया है। पाकिस्तान को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। तो सवाल यही है, हमारे ये एक्टर हो या इस तरह के पॉलिटिशियंस हो जो सेना से सवाल करते हैं, उनको पाकिस्तान हाथों हाथ लेता है और इन्हें भी फर्क नहीं पड़ता। ऋचा चड्ढा के ट्वीट को पाकिस्तान ने हथियार बना लिया, और अभिनेत्री के ट्वीट को पाकिस्तान में समर्थन मिला है। ऋचा के ट्वीट से पाकिस्तान के लोगों में खुशी है। पाकिस्तान के चैनल ने ऋचा चड्ढा का समर्थन किया है। पाकिस्तानी चैनल हम न्यूज ने ऋचा को सही ठहरा दिया है। ऋचा ने भारतीय सेना का अपमान किया था और गलवान के वीरों पर भी विवादित ट्वीट किया था। ऋचा का सोशल मीडिया पर भी विरोध हुआ था। कई नेताओं ने भी ऋचा का विरोध किया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋचा चड्ढा और
उनकी तरह के जो एक्टर्स हैं या उनकी तरह के जो सियासतदान हैं, ये कांग्रेस की कठपुतली के साथ साथ पाकिस्तान की कठपुतली भी बन जाते हैं। बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस में गद्दार वाली सियासत तेज हो गई है। राजस्थान में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अशोक गहलोत सचिन पायलट पर वार कर रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए, और सचिन पायलट अशोक गहलोत पर वार कर रहे हैं। इस बीच अगली तस्वीर दिखाइए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है। पार्टी संभल नहीं रही, पार्टी जुड़ नहीं पा रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो पर है और मध्य प्रदेश में है, अगला रुख जो है राजस्थान का होगा। और अगली तस्वीर में दिखाऊं उससे पहले आपको बताता हूं साथ साथ, तो कभी भी राजस्थान में यह दो फाड़ हो सकता है। कभी भी गहलोत और सचिन पायलट दो अलग अलग हो सकते हैं, अभी भी अलग अलग हैं, लेकिन पार्टी भी टूट सकती है। जरा रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। राहुल की सोच के मुताबिक भारत जुड़े या न जुड़े, लेकिन कांग्रेस में एक और टूट के संकेत मिलने लगे। राजस्थान कांग्रेस में कभी भी टूट हो सकती है, बस एक चिंगारी भड़काने भर की देर है। राजस्थान में अब तक आपने नकारा, निकम्मा, कामचोर वाली सियासत तो देखी थी, अब गद्दार वाली सियासत भी शुरू हो गई। अब अशोक गहलोत सचिन पायलट को गद्दार बता रहे, पायलट गहलोत पर जवाबी वार कर रहे। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोले, मैं समझता हूं बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को कभी भी इतना असुरक्षित नहीं होना चाहिए। अब देखिए जरा दोनों में कैसे वॉर चल रहा है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में। अशोक गहलोत का पायलट पर बड़ा हमला, सचिन पायलट ने भी अशोक गहलोत पर पलटवार किया है। एक टीवी शो में पायलट पर अटैक किया गहलोत ने, पायलट ने भी मीडिया में करारा जवाब दिया इस बात का। अशोक गहलोत ने पायलट को गद्दार कहा, पायलट ने कहा कि यह गहलोत का बचकाना बयान है, उसने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया। गहलोत ने कहा, पायलट ने कहा मैंने पार्टी के लिए जी जान से काम किया है। गहलोत ने कहा पायलट से राजस्थान की जनता से गद्दारी की है। पायलट ने कहा मेरे ऊपर लगाए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अशोक गहलोत ने कहा पार्टी एक गद्दार को सीएम नहीं बना सकती। सचिन पायलट ने कहा इतने असुरक्षित क्यों हैं अशोक गहलोत। पायलट ने अमित शाह से मुलाकात की, गहलोत ने आरोप लगाया अशोक गहलोत के रहते पार्टी 2 बार चुनाव हारी है। सचिन पायलट ने कहा पायलट ने धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की। इस पर सचिन पायलट ने कहा वो मुख्यमंत्री हैं, इतना असुरक्षित नहीं महसूस करना चाहिए। बीजेपी ने बगावत करने के लिए पैसा दिया था सचिन पायलट को। पायलट कह रहे हैं वो अनुभवी नेता हैं, उन्हें सलाह कौन देता है। ये जो दो बड़े नेताओं की टसल है, ये ठीक चुनाव से पहले पार्टी का बंटाधार करने वाली है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे।